नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन में उपभोक्ता बाजार की रफ्तार बरकरार। दुनिया में बढ़ रही है चीन के रोबोट्स की मांग। तबाही के बीच घर लौट रहे हैं सीरियाई परिवार। अब समाचार विस्तार से। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच चीन के कंज्यूमर मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार की प्रोत्साहन नीतियों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अप्रैल महीने में स्मार्ट गॉगल्स और हैंडी कैमरे जैसी चीजों की डिमांड आसमान छू रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल में वहां इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों की सेल पहली बार 60% का आंकड़ा पार कर गई। दिलचस्प बात यह है कि शहरों से ज्यादा गांवों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जहां रिटेल सेल में 2.8% का उछाल आया है। इसके अलावा वीजा फ्री एंट्री और टैक्स रिफंड जैसी बेहतरीन सुविधाओं की वजह से क्वांगचो और शनचन जैसे शहरों में विदेशी पर्यटकों ने भी दिल खोलकर शॉपिंग की है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के तुचांगयन शहर में एक ऐसा ड्रोन शो हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 33,000 से ज्यादा ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ाए गए और इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन लाइट शो बताया जा रहा है। शो में तकनीक, संस्कृति और शहर की पहचान को बेहद शानदार अंदाज में पेश किया गया। आसमान में विशाल पैंडा, तैरते द्वीप और प्राचीन तारामंडल जैसी आकृतियां दिखाई गई। तुचांगयन शहर अपने 2000 साल पुराने सिंचाई तंत्र के लिए भी मशहूर है, जो आज भी काम कर रहा है। चीन ने इस शो के जरिए साफ संदेश दिया कि वह तकनीक और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के मानस राष्ट्रीय वेटलैंड पार्क से बेहद खूबसूरत दृश्य सामने आया है। यहाँ एक घोड़ी और उसका बच्चा हरियाली से भरे दलदली इलाके में पानी के बीच दौड़ते दिखाई दिए। ये खूबसूरत नज़ारा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर्यावरण को बचाने और उसे हरा भरा बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। रेगिस्तान के बिल्कुल पास मौजूद ये नए वेटलैंड्स अब जंगली जानवरों के लिए एक सुरक्षित घर बन गए हैं। साफ पानी और हरियाली के बीच इन बेजुबान जानवरों को इस तरह आज़ादी से घूमते देखना वाकई दिल को खुश कर देता है और हमें प्रकृति को सहेजने की अहमियत भी बताता है। चीन से निर्यात होने वाले इंडस्ट्रियल रोबोट्स की मांग इस साल तेजी से बढ़ी है। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन के मुताबिक अप्रैल महीने में ही 25,000 से ज्यादा रोबोट विदेश भेजे गए। यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र में वेयरहाउस ऑटोमेशन की बढ़ती आवश्यकता के चलते चीनी रोबोट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे उभरते बाजार भी चीन के लिए बड़े अवसर बनकर सामने आए हैं। अब सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बल्कि इंसानों जैसे काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट भी आम जिंदगी का हिस्सा बनने लगे हैं। इसी वजह से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ रही है। चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में अब कपास की खेती में स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। शावान शहर के लाखों एकड़ खेती में इंटेलिजेंट फार्मिंग रोबोट्स की मदद से कीटनाशक और खाद का छिड़काव किया जा रहा है। इन रोबोट्स में कैमरे और सेंसर लगे हैं जो फसलों की हालत, कीटों और बीमारियों की जानकारी तुरंत जुटा लेते हैं। इसके बाद मशीन खुद तय करती है कि खेत के किस हिस्से में कितनी दवा या खाद की आवश्यकता है। एक रोबोट सिर्फ 1 घंटे में 100 मुंह से ज्यादा खेत कवर कर सकता है। किसानों का कहना है कि इससे मेहनत कम हुई है और उत्पादन बेहतर हुआ है। चीन अब खेती में भी एआई और ऑटोमेशन को पूरी ताकत से उतार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। अब तक 220 संदिग्ध मौतों और 900 से ज्यादा संदिग्ध मामलों की जानकारी सामने आई है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और स्वास्थ्य टीमें वायरस की रफ्तार से पीछे चल रही हैं। यह संक्रमण अब युगांडा तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस स्ट्रेन का संक्रमण फैला है उसके लिए अभी तक कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। प्रभावित इलाकों में हिंसा, असुरक्षा और
लोगों के बीच अविश्वास भी राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। WHO ने साफ कहा है कि स्थिति अभी और गंभीर हो सकती है। लेबनान में सालों तक शरण लेने के बाद अब कई सीरियाई परिवार अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन उनका स्वागत खंडरों और टूटी जिंदगी से हो रहा है। अलेप्पो के पास रहने वाले बासिल बरकात का परिवार भी हालिया संघर्ष के बाद सीरिया लौटा है। उनका कहना है कि सपना सिर्फ अपने देश लौटने का था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लौटने पर उन्हें टूटा घर, बिजली पानी की कमी और रोजगार का संकट मिला। उनकी बुजुर्ग रिश्तेदार सामिया बरकात ने कहा कि देश बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने वतन की मिट्टी सबसे प्यारी है। युद्ध और भूकंप ने इस इलाके को गहरी चोट दी है, फिर भी लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीन ने एक बार फिर अपने स्पेस प्रोग्राम में एक बड़ा कदम उठाया है। 24 मई को लॉन्च किया गया संचो 23 स्पेसक्राफ्ट सिर्फ एक रूटीन क्रू रोटेशन मिशन नहीं है, बल्कि इसे चीन के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अब फोकस सिर्फ स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन को बनाए रखने से हटकर बड़े पैमाने पर साइंटिफिक रिसर्च करने पर हो गया है। इस मिशन में कई खास बदलाव साफ दिख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट को पहले से कहीं ज्यादा साइंटिफिक सैंपल्स और रिसर्च मटेरियल्स को धरती पर वापस लाने के लिए अपग्रेड किया गया है। इसका मतलब है कि स्पेस में किए गए एक्सपेरिमेंट के नतीजे अब साइंटिस्ट तक बहुत तेजी से पहुंचेंगे। इस मिशन में 3 लोगों का क्रू है। चीनी कमांडर चू यांगचू और पायलट चांग चियुएन स्पेस स्टेशन की ऑपरेशनल और टेक्निकल जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। इस बीच ली चियाइंग मिशन की पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। उनका मुख्य काम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना है। ये बदलाव खासतौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले एस्ट्रोनॉट्स को फ्लाइट ऑपरेशंस और टेक्निकल कामों के साथ साथ रिसर्च के काम भी मैनेज करने होते थे, लेकिन अब सिर्फ साइंटिफिक काम के लिए खास तौर पर काम करने वाले स्पेशलिस्ट को क्रू में शामिल किया जा रहा है। असल में स्पेस मिशन मॉडल हर काम में माहिर वाले तरीके से हर काम के लिए स्पेशलिस्ट वाले तरीके की तरफ बढ़ रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो स्पेस में भी अब स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। आइए अब उन एक्सपेरिमेंट्स पर बात करते हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान खींचा है। इस मिशन के हिस्से के तौर पर जेब्रा फिश एम्ब्रियो यानी छोटी मछलियों के एम्ब्रियो, चूहे के एम्ब्रियो और स्टेम सेल से बने एम्ब्रियो जैसे स्ट्रक्चर को लगभग 5 महीने तक बाहरी स्पेस के माहौल में रखा जाएगा। साइंटिस्ट का मकसद जीवित जीवों के विकास और रिप्रोडक्शन पर माइक्रोग्रेविटी और स्पेस रेडिएशन के असर की जांच करना है। इसके अलावा साइंटिस्ट यह भी स्टडी करेंगे कि माइक्रोग्रेविटी इंसानी शरीर और मैमल टिश्यू पर कैसे असर डालती है। इस रिसर्च को भविष्य के लंबे समय के स्पेस मिशन के लिए सबसे जरूरी माना जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार चीन एक एस्ट्रोनॉट को शामिल करते हुए 1 साल का ह्यूमन बॉडी रिसर्च प्रोग्राम भी शुरू कर रहा है। अब तक ज्यादातर मिशन आमतौर पर लगभग 6 महीने तक चलते थे। अब स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं। संचो 23 में एवियोनिक्स सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पैनल को छोटा और ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। इस डिजाइन का फायदा ये है कि इसने स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक्स्ट्रा पेलोड रैक के लिए जगह बनाई है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा मात्रा में साइंटिफिक मटेरियल पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। साइंटिफिक भाषा में इससे रिसर्च साइकिल तेज हो जाएगा, या आम भाषा में कहे तो स्पेस से डेटा की डिलीवरी अब फास्ट मोड में आ गई है। इस मिशन का एक और खास पहलू हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी है। ली चियाइंग की मौजूदगी ये दिखाती है कि चीन अब सिस्टमैटिक तरीके से हांगकांग को अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में शामिल कर रहा है। हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉरपोरेशन ने 2022 में पेलोड स्पेशलिस्ट के लिए कैंडिडेट स्क्रीनिंग शुरू की। इसका मकसद हांगकांग और मकाओ के साइंटिस्ट को चीन के नेशनल स्पेस प्रोग्राम में सीधे हिस्सा लेने लायक बनाना था।
हांगकांग का शामिल होना सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक ही सीमित नहीं है, यह हार्डवेयर विकास में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए थिएंट्रो 10 कार्गो स्पेसक्राफ्ट में हांगकांग के रिसर्चर्स का बनाया हुआ ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट था। यह इंस्ट्रूमेंट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करेगा और चीन के ग्रीन डेवलपमेंट गोल्स में मदद करेगा। इसके अलावा हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्पेस रिसर्च लैबोरेटरी अभी चीन के छांगा 7 लूनर मिशन के लिए एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैमरा पर काम कर रही है। 2026 में लॉन्च होने वाले इस मिशन का मकसद चांद की सतह से गैलेक्सी की तस्वीरें कैप्चर करना है। इस बीच हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी छांगा 8 मिशन के लिए एक एडवांस लूनर रोबोट विकसित कर रही है। लगभग 100 किलोग्राम वजन वाला ये रोबोट एआई से लैस होगा और चांद के साउथ पोल पर खुद ही काम करने में काबिल होगा। इस प्रोजेक्ट में साउथ अफ्रीका और मेनलैंड चाइना के इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। कुल मिलाकर संचो 23 मिशन दिखाता है कि चीन का स्पेस प्रोग्राम अब सिर्फ स्पेस में मौजूदगी बनाने तक ही सीमित नहीं है। असली मकसद अब हाई एफिशिएंसी साइंटिफिक प्रोडक्शन और ग्लोबल लेवल इंटीग्रेशन हासिल करना है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की एक साथ कोशिश साफ तौर पर दिख रही है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आगे दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।